ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है नागरिकता। यह अध्याय 5 है। सबसे पहले नागरिक किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह नागरिक कहलाता है, वह सिटीजन कहलाता है। नागरिकता क्या है? सिटीजनशिप। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के द्वारा उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, और ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। याद रखिएगा, हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, और ये प्रावधान किस भाग में किया गया है? याद रखिएगा, भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्गों का जो है इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 10 तथा 11 जो है ये संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, किसी संप्रभु राष्ट्र में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं, और भारत के संविधान में वर्णित मूल नागरिकों के जो अधिकार हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है कि केवल मूल, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद का मतलब प्रतिषेध है, विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगा। और अनुच्छेद 19 में याद रखिएगा जो बातें कही गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, ठीक है, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 29 याद रखिएगा, इसमें जो मतलब कि प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 30 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए रुचि की जो है जो अल्पसंख्यक हैं इनको अपनी संस्कृति के संरक्षण और उसमें रुचि के लिए शैक्षणिक संस्थानों की जो है स्थापना और प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। और संसद की सदस्यता अनुच्छेद 84 के अंतर्गत और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता यानी अनुच्छेद 191 की अर्हता दिया गया है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत मतदान करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा, ये सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मूल नागरिकों को दिए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। केवल भारतीय नागरिक ही इस पद को धारण कर सकते हैं। संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। केवल भारत के नागरिक ही संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद संवैधानिक प्रावधान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, अधिवास के द्वारा नागरिकता कैसे? अधिवास के द्वारा नागरिकता, देखिए अनुच्छेद 5 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय, जब संविधान प्रारंभ हुआ उस समय की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा यदि निम्न शर्तों में से कम एक पूरी करता हो, एक शर्त पूरी करता हो। तो ये जो 3 शर्त है क्या है? वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या तीसरा जो कंडीशन है वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पे जो है वह भारत का निवासी रहा हो। तो ये कम से कम तीनों में से कोई एक
शर्त पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। इसके बाद पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, इसका मतलब क्या है? देखिए, संविधान के आर्टिकल 6 में जो प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी माइग्रेशन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा, और ऐसे व्यक्तियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, और दूसरा जो है जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद, दो कंडीशन है, दो वर्गों में इन्हें बांट दिया गया है। तो देखिए, जो 19 जुलाई 1948 है, इसका मतलब क्या है, इस दिन को क्यों रखा गया? तो 19 जुलाई 1948 की जो तिथि है, इसका महत्व इस रूप में है कि इस तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी, इसलिए इस तिथि को निर्धारित किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले यानी पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जो नागरिकता है, अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही जो है यह काम किया जा सकता है पंजीकरण का। इसके बाद भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो नागरिकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की जो नागरिकता है, अनुच्छेद 8, इसमें प्रावधान किया गया है उन व्यक्तियों की नागरिकता का इसमें उपबंध करता है, या इसमें जो प्रावधान है उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। और इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म या जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह क्या होगा? वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समकक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल जो 11 है, 11 है, इसमें क्या है? नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार, और इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। इस अधिनियम को अब तक 8 बार जो है संशोधित किया जा चुका है। कब कब? 1957 में किया गया पहली बार, इसके बाद दूसरी बार 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्न 5 प्रकार से जो है प्राप्त की जा सकती है। ये 5 प्रकार जो हैं आप देख सकते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो 5 प्रकार दिए गए हैं, आप जन्म से भारतीय नागरिक हो सकते हैं, वंशाधिकार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। तो हम लोग इन 5 के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है जन्म से। जन्म से कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, भारत में जन्म से, ठीक है, भारत में जन्म से यानी 26 जनवरी 1950 के बाद की बात की जा रही है। भारत में जन्म से एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इस विधि के 2 अपवाद हैं। प्रथम, यह विधि वहां लागू नहीं होती जहां जन्म के समय शिशु का माता पिता जो है किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक हो, ठीक है, डिप्लोमेट हो। द्वितीय जो कंडीशन है,
शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले बच्चे। तो इस विधि के दो अपवाद हैं, तो दो रूप में वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। इस अपवाद को याद रखिएगा। एक पहला जो अपवाद है, पहला अपवाद यह है कि यह विधि वहां लागू नहीं होती जहां जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक हो, डिप्लोमेट हो। द्वितीय, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले बच्चे भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखिए बात की जाए तो दूसरा है वंश से नागरिकता। ठीक है, वंश से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो। तीसरा जो कंडीशन है, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण जो है प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर जो है पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 6 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पहले जो इसमें प्रावधान था ये था निवास करने की जो अवधि थी मात्र 6 महीने थी। तो ये 1986 के पहले की बात मतलब की गई है। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर, याद रखिएगा, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तो भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश या स्थान में निवास कर रहे हो, भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे आदि इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। किसी विदेशी नागरिक के द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो विदेशी नागरिक है इनके द्वारा भारत सरकार को आवेदन करना होगा। आवेदन करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्त है जो अनिवार्य है। पहला शर्त है वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का वो त्याग करेगा। मान के चलिए वो अमेरिका का है तो अमेरिका का नागरिकता उसे त्याग करना होगा। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीयकरण के द्वारा, ठीक है, भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। और तीसरा, देशीयकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं सच्चरित्र वाला, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। और संविधान में उल्लेखित भाषाओं में, मतलब जो लैंग्वेजेज हैं, जो कितने हमारे संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है कमेंट में बताइएगा। तो संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यह कंडीशन इसे पूरा करना होगा। और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखना और निश्चित रूप से निष्ठा की एक शपथ लेना चाहिए। इसके बाद पांचवा है राज क्षेत्र के अर्जन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए कैसे, यदि कोई नया राज क्षेत्र भारत के राज क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है या कर लिया जाए, उस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाए, तो संसद यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। जैसे कि 1974 ईस्वी में सिक्किम का विलय भारत में हो गया और सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए, तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे या नहीं।
तो राज क्षेत्र के अर्जन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, याद रखिएगा। देखिए, भारत में केवल एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है और भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा नियंत्रित या विनियमित करती है, रेगुलेट करती है। इसके बाद नागरिकता की समाप्ति, किस तरह से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है? अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार जो है संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 इसमें क्या प्रावधान किया गया है? संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति यानी प्राप्त करने, समाप्त करने और नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अगर बात करें तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं। तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 आधार पर समाप्त की जा सकती है। पहला है परित्याग करके, दूसरा है पर्यावसान करके और तीसरा है वंचित किया जाना। कैसे? परित्याग का मतलब है भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है, ठीक है, और इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। इसके बाद है पर्यावसान। पर्यावसान का मतलब क्या है? भारत का वह नागरिक जिसने देशीयकरण या पंजीकरण के द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता जो है स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तीसरा, वंचित किया जाना। इसका मतलब ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक, ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा, याद रखिएगा, जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक मतलब बना है और वह केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक है तो उसे समान परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह आधार क्या है? याद रखिएगा, संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को नागरिकता से वंचित की जा सकती है। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को, और यदि कोई व्यक्ति ने कपट पूर्वक या गैर विधि रूप से भारतीय नागरिकता अर्जित की है उसको भी भारतीय नागरिकता से जो है मतलब कि उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और देशीयकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजाएं दिए जाने पर जो है उन्हें नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और नेक्स्ट है, किसी भारतीय नागरिक स्त्री या पुरुष एक दूसरे देश के स्त्री या पुरुष के साथ विवाह करने पर, और लास्ट है लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखिए, लोकसभा है, इसके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान सामान्य नागरिक और देशीयकृत नागरिक में कोई भी भेद नहीं करता है, ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन और इसके बाद नेचुरलाइज्ड सिटीजन में कोई भी भेद नहीं करता है। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त है तो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष जो है समता का आश्वासन देता है और अनुच्छेद 16 प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजनों में यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसमें नियुक्ति के अवसर की समानता जो है प्रदान करता है और जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का यह प्रतिषेध करता है। यानी भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। अमेरिकी संविधान अपने देशीयकृत नागरिकों को केवल सीनेट सदस्य यानी भारत का राज्यसभा के समकक्ष, जो भारत का राज्यसभा है इसके समक्ष जो अमेरिका का जो सीनेट है, तो अमेरिकी संविधान है अपने देशीकृत जो उसके नेचुरलाइज्ड जो सिटीजन है, देशीयकृत जो नागरिक हैं, इनको केवल सीनेट सदस्य बनने का अधिकार देता है। और भारत में जन्मा व्यक्ति जो है अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है, और जिस तरह से जो भारत में इस प्रावधान के मतलब विपरीत हो जाता है। और विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता, विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता क्या है? भारतीय डायस्पोरा के
व्यापक अध्ययन और उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में एल एम सिंघवी, याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में, एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की सन 2000 में। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए 16 देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, याद रखिएगा 16 देशों के भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस है, इस सम्मेलन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सितंबर 2000 में डॉक्टर एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवर्ष जो है 9 जनवरी की प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। 9 जनवरी याद रखिएगा, इस जनवरी को, यानी जो 9 जनवरी का जो समय है, डेट है, इस जनवरी को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को जो है याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि वर्ष 2015 के बाद अब इसे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाने का निर्णय लिया गया है। 9 जनवरी को मनाए जाने का कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आए थे। और इसके बाद इसीलिए 9 जनवरी को जो है मतलब कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियां हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की जो श्रेणियां हैं वो 3 हैं। एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय, पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और तीसरा है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सीमा पारीय नागरिक। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एनआरआई कौन है? अनिवासी भारतीय किसे कहते हैं? ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। याद रखिए 182 दिन या उससे अधिक समय तक वो विदेश में नौकरी या व्यवसाय के उद्देश्य से रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार के द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा जो है प्रदान किया जाता है। और अनिवासी भारतीयों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत के आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए। और भारत सरकार के द्वारा 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण कराने की सुविधाएं प्रदान कर दी गई। याद रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो एक फॉर्म 6A है। फॉर्म 6A के माध्यम से विदेश में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकेंगे। इसके बाद है पीआईओ यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। देखिए तो पीआईओ कौन है? वे लोग जो स्वयं या जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो कभी भी भारत का पासपोर्ट धारक रहा है तथा जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी हो जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक जो संबंध है इसको भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी रहे हो, वे भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते। इसके बाद पीआईओ कार्ड क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड यानी पीआईओ कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और इस कार्ड के द्वारा भारतवंशियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई थी। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक व्यक्ति जो है पीआईओ का
कह सकते हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी जो है होने की तिथि से 15 वर्षों तक बिना वीजा से या बिना वीजा लिए भारत आ सकता है, बिना वीजा के। तो पीआईओ कार्ड धारक जो व्यक्ति हैं ये 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, याद रखिएगा, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट दे दी गई है। भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड धारक को भी अनिवासी भारतीय के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएं जो है प्राप्त हैं, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती है। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक जो है कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। पीआईओ, ये जो पीआईओ कार्ड धारक हैं ये कृषि भूमि भारत में नहीं खरीद सकते हैं। और भारतीय मूल के व्यक्ति के यानी पीआईओ के कार्ड धारक को जो है पर्वतारोहण, अनुसंधान कार्य और मिशनरी गतिविधियों के लिए सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार जो है इन्हें नहीं दिए गए हैं। इसके बाद है ओसीआई, भारत के सीमा पारीय नागरिक। ये कौन है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी यानी अपवाद, याद रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो अपवाद हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर, और जब तक कि उन्हें गृह देश यानी होम कंट्रीज जो है स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। भारत सरकार के द्वारा सीमा पारीय नागरिकता का प्रारंभ वर्ष 2005 से किया गया है और इसके लिए प्रमुख प्रावधान जो है इस प्रकार है। पहला प्रावधान क्या किया गया है? ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय या इसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो या भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है। दूसरा जो प्रावधान है, इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र, पुत्री, पोता, पोती या नाती, नातिन को भी जो है ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उनके वैवाहिक संबंधियों को ओसीआई कार्ड की सुविधाएं नहीं दी गई हैं और वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है वह सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। सीमा पारीय नागरिकता की जो समाप्ति है कैसे हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति जिसे ओसीआई का दर्जा प्राप्त है वह इस दर्जे को त्यागना चाहता है तो उसे इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही ओसीआई दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर भारत सरकार के द्वारा सीमा पारीय नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। ओसीआई कार्ड धारक को जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कैसे? पहला, यदि किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्यों के आधार पर या कोई तथ्य छुपाकर सीमा पारीय नागरिकता प्राप्त की है, यदि वह भारत के संविधान के प्रति असम्मान जो है प्रकट करता है, यदि वह भारत के युद्धरत होने की दशा में शत्रु देश के साथ व्यापार करता है अथवा ऐसी सूचना को साझा करता है जिससे शत्रु देश को लाभ हो और भारत को नुकसान पहुंचे। सीमा पारीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों की समयावधि के अंदर 2 वर्षों तक जेल में रहने पर व्यक्ति का ओसीआई दर्जा जो है समाप्त किया जा सकता है। यदि भारत सरकार के दृष्टि में ओसीआई कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति यदि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा एवं जनहित को नुकसान पहुंचाता है तो उसको जो है ओसीआई कार्ड धारक जो व्यक्ति हैं इनको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है, जो अब की स्थिति है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक, ओवरसीयर सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक के नाम से एक योजना शुरू की गई है जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया है। इन दोनों को एक में सम्मिलित कर दिया गया है।
याद रखिएगा। और इस विधेयक के द्वारा पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है तथा अभी तक जारी किए गए पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। ओसीआई कार्ड धारक व्यक्तियों का लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को मिलेगा। नागरिकता से संबंधित प्रमुख जो अनुच्छेद है आपको याद रखना है, यहां पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्टिकल 5 है इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल जो 5 है संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 6 में कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो। और आर्टिकल 7 में जो प्रावधान किया गया है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित अधिकार। और अनुच्छेद 8 जो है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हो। और आर्टिकल जो 9 है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी जो है भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। और जो आर्टिकल 10 में प्रावधान किया गया है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और आर्टिकल 11 में संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना, रेगुलेट करना, ये प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है इसमें जो बातें कही गई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन करता है। पहला जो संशोधन है, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तो उसने 31 दिसंबर 2014 तक, जो 31 दिसंबर 2014 इसको या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध यानी वैलिड दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी जो है नहीं माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयां बंद कर दी जाएंगी, याद रखिएगा। और इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को यानी उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक जो है सीमित कर दिया गया है। और उपयुक्त व्यक्तियों के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इस अधिनियम में जो प्रावधान है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय 1800 जो विनियम और तो याद रखिएगा इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अगर बात करें किस अधिनियम के, तो जो हमारा मतलब कि 2019 का जो भारतीय मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 का एक्ट है, इस संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए इस अधिनियम में जो प्रावधान है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार के द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई कार्ड जो है निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद देखिए एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों में तुलना कर लेते हैं, क्या इनकी जो है इनमें क्या डिफरेंट है, क्या इनमें अंतर है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पूरे पेज को एक साथ देखते हैं, तुलना करते हैं क्या अंतर है। देखिए जो एनआरआई हैं, पीआईओ है और ओसीआई जो कार्ड धारक है, इनमें जो तुलना है अगर परिभाषा के संदर्भ में बात करें तो जो अप्रवासी भारतीय हैं इनकी जो परिभाषा है ये क्या है। देखिए अप्रवासी भारतीय, ये भारतीय नागरिक ही हैं, ये भारत के नागरिक हैं, साधारणतः ये भारत के बाहर निवास करते हैं और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वो एनआरआई है। और पीआईओ कौन लोग हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कौन लोग हैं, एक व्यक्ति जो स्वयं या जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता है और वह जो है मतलब कि जिसका वह पासपोर्ट धारक है। और विदेशी नागरिक जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, इनकी परिभाषा क्या है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये पंजीकृत हो। देखिए ये भारतीय नागरिक ही हैं, अगर भारतीय नागरिकता की जो अर्हता है, जो अप्रवासी भारतीय जो एनआरआई है ये भारतीय नागरिक ही हैं
और जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं पीआईओ, ये भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर ये आवेदन कर सकते हैं। और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिकों को जो है ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए जो अर्हताएं हैं, पहला, जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, या जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए जो है अर्ह था, या वह उस भूभाग का वो निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का वो अंग बन गया, या जो ऐसे किसी नागरिक का पुत्र या पुत्री, पौत्र या पौत्री या परपौत्र है, या जो उपयुक्त व्यक्तियों की जो है अवयस्क संतान है। देखिए, जो अवयस्क बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं और दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, या भारत के नागरिक की विदेशी मूल का पति पत्नी, या विदेशी भारतीय नागरिक जो है कार्ड धारक की विदेशी मूल की जो है पति पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो, वह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम 5 वर्षों तक जो है जारी रहा हो, तो वो जो है मतलब कि इसके लिए भारतीय नागरिक के लिए अर्ह हो सकता है। प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, एनआरआई को, ओसीआई को, पीआईओ को जो लाभ प्राप्त होता है, तो एनआरआई को जो प्राप्त लाभ है वह सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करके सूचित करती है। और जो मतलब कि जो पीआईओ है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको मतलब कि इनको कोई विशेष लाभ नहीं है। और जो मतलब कि जो विदेशी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक है, इनको जो लाभ है, ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति भारत में आने के लिए आजीवन वीजा जो है प्राप्त कर लेता है। हालांकि ओसीआई कार्ड धारक को भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। और इसके बाद एक जो है एफआरआरओ या एफआरओ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए इसको छूट है। और अप्रवासी भारतीय के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि या परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले को छोड़कर। तो कृषि और जो परिसंपत्ति का अधिग्रहण है, इस मामले को छोड़कर वे सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो अप्रवासी भारतीय के मतलब की जो लाभ है। इसके बाद भारत आने के लिए वीजा की जो जरूरत है, एनआरआई को नहीं है, लेकिन याद रखिए एनआरआई को वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन पीआईओ को है, एनआरआई को नहीं है। और ओसीआई कार्ड धारक को क्या है, जीवन भर बिना वीजा ये जो है भारत आ सकते हैं या आ सकती हैं। भारत में जो मताधिकार का अधिकार दिया गया है, एनआरआई को दे दिया गया है, लेकिन ओसीआई और पीआईओ को नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें राज्य की परिभाषा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों के संबंध में संसद की शक्ति और कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव और मूल अधिकारों का महत्व और संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्व, इन सभी को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे।